जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अच्छा अजमल बलोच साहब, क्योंकि आप ताजिर बरादरी की बात कर रहे थे, ओवरऑल चीज़ों की बात कर रहे थे, क्या इस मईशत को बेहतर करने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा वो सवाल कर रहा हूँ कि इस बेहतरी के लिए आप बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं, हुकूमत को क्यों नहीं आप बताते कि इस तरह इस मामलात को आप एक उनके स्टेक होल्डर भी हैं, तो उसको अपना मैसेज क्यों नहीं देते? देखिए, हम दे दे के थक चुके हैं। हुकूमत की इधर हमारी तरफ नजर हो, हमारी तरफ आंख हो, हमारी तरफ कान हो हुकूमत के, तो सुन सके। उनकी नजरें कहीं और हैं, उनके कान किसी और तरफ हैं। वो हमारी बात सुनेंगे तो आप यकीन करें बेहतरी आ सकती है। जी जी। देखिए, हमें 10-10 करोड़ की गाड़ियों से नीचे उतरना होगा। जी जी। हमें बड़े बड़े घरों से बाहर आना होगा। आज चाइना को देखें, जी। एक वक्त चाइना की हालत हमसे बुरी थी। जी। हम ज्यादा अच्छे थे। चाइना के लोग जो है आटा मुट्ठी में होता था चीन में। जी जी। आज कोई मियाँ बीवी दो हैं तो वो भी घर में तस्बीह और टोपी बना रहे हैं। जी। उनको पता लग गया है कि हमने पैसे काम करके कमाने हैं, जी जी। छीन के नहीं लाने हैं। इस मुल्क में तो लोग सुबह से लेकर शाम तक कहते हैं मेरी जेब में पैसे कितने आ सकते हैं। ये पुलों के कमीशन, सड़कों के कमीशन, मुझे बताएं हमारा कोई एमएनए, कोई एमपीए, कोई सेनेटर, कोई वजीर मुशीर ऐसा बता दें जिसके पास 10 करोड़ से कम गाड़ी हो। और ये गाड़ियां 5 किलोमीटर करती हैं 1 लीटर में, 4 या 5। वो कैसे चल रही हैं भाई? कोई बाग है इनके? ये आमदन किधर से आती है? असल मसला ये है, इखराजात हुकूमत अपने कम कर दे, तमाम किस्म के खत्म कर दे। यार इनके वसाइल हैं, ये रोटी अपनी खा सकते हैं, ये गाड़ियों में अपना पेट्रोल डाल सकते हैं। इनसे कम अज कम इनकी तनख्वाहें बंद होनी चाहिए। इनको जो मराद मिलती हैं, ये एक ह्यूज अमाउंट है, अरबों रुपए हैं जो इनको मिलते हैं। लेकिन ये ऐसा करने के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे तब तक मुल्क की हालत बेहतर नहीं हो सकती। मुल्क कर्ज, आप आज कितना कर्जा हो गया हमारे पर? 97,000 अरब रुपया है या नहीं है? नहीं बिल्कुल, बिल्कुल। किधर से हो गया भाई? पिछली हुकूमत को आप कहते थे 40 अरब कर दिया, और आपने अभी साल नहीं गुजरा है आपने 97 अरब कर दिया। तो इसका जिम्मेदार कौन है? मैं कहता हूं हुकूमत किसी की भी हो, देखिए मैं गैर सियासी आदमी हूं, किसी की भी हो, उसको अवाम की फिक्र होनी चाहिए। इनका एसी बंद होगा तो हर घर का पंखा चलेगा। आज जो लोग सैलाब के, वज़ीर आज़म साहब जाते ना किसी किनारे पे खड़े होके देखते जरा लोगों को, हमारे मुल्क का हुक्मरान के पास टाइम ही नहीं है कि वो जाके दरिया के किनारे पे खड़ा होकर उनकी हालत देखे कि क्या है, और आर्डर करे कि जितने वसाइल हैं इधर लगा दो, इनको खड़ा कर दो अपने पाँव पे। ये कसम से कोई मुश्किल नहीं है शहबाज शरीफ के लिए, अगर ये करना चाहें। सिर्फ वो लोग आ जाते हैं इन हुकूमतों में जिनके तलकात इतने होते हैं कि वो खराब नहीं हो सकते। पूरी की पूरी बस्तियां आपके सामने, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मीडिया कह रहा है हमारा। वहां पे जो लोग गए दरिया के अंदर, और दरिया के अंदर सोसाइटियां बन गई हैं और सारे लोग गरक हो गए हैं, रुड़ गए हैं, रो रहे हैं कि हमारा सारा कुछ जो कच्चा चटा था वो सारा चला गया। जी जी। चौधरी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह मईशत है उसको बेहतर करने के लिए हमारी हुकूमत को करना चाहिए, और हमारी जो सियासी पार्टी उनको क्या करना चाहिए? मेरा ख्याल है अजमल खान ने तकरीबन इसके ऊपर बहुत डिटेल से बात की है। असल तो बात यह है कि जब हम देखें ना, हमारा वो एक पिछले दिनों में एक क्लिप ही चाह रहा था कि एक हमारे एसी साहब जो है ना, वो एक छोटी सी रेडी लगी हुई थी, टमाटरों के रेट चेक कर रहे थे। तो वो किसी ने लिखा है कि ये देखें जी, एक आदमी 3-4 करोड़ की गाड़ी में 15-20 मुलाजम साथ लगाए हुए हैं, और एक टमाटर वालों के पास जाके उनसे रेट पूछ रहा है, चेक कर रहा है कि ये ज़्यादा महंगाई तो नहीं इसने की हुई है ज़्यादा। असल बात यह है कि जब आपके इदारों में इतनी करप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है कि इतनी महंगी गाड़ियाँ अफसरों के पास हों, और इस तरीके से आप अपने जितने भी अखराजात हैं वो कम करें। जब आप अपने अखराजात कम करेंगे तो आपकी आमदन खुद ब खुद इतनी हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी कि आप जो है ना अपने आवाम के लिए कुछ कर सकेंगे। अब ये जो है, ये हमारा सबसे ये जो अभी सैलाब है, इसमें यकीन जाने कि इंसान उन लोगों का जब देखता है तो रोना आता है कि इन आदमियों के पास सुबह का खाना है तो शाम का नहीं है, शाम का है तो दूसरे दिन का नहीं है, उनके जानवर भूख से मर रहे हैं, सारे मामलात हैं। तो इंशाअल्लाह ताला हम तो इस भरपूर कैंपेन चला रहे हैं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने तमाम जितने भी आपके प्रोजेक्ट हैं उनको रोक के सबसे पहले ये इन लोगों की मदद की। जी। अजमल बलोच साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। क्या सऊदी अरब जो के साथ जो मुआहिदा हुआ है, दफाई मुआहिदा, इसकी सूरत हाल आप किस नज़र से देखते हैं आने वाले टाइम में? देखिए, ये आने वाला वक्त बताएगा। जी।
ये मुआहदा, देखिए अच्छी बात है, अल्लाह के घर की हिफाजत का हमें मौका मिला है, बिल्कुल, ये एक बड़ी बात है, बड़ी सादत है। जी, जी, लेकिन इसके जो असरात होंगे वो हमारी मईशत को ठीक करते हैं जी, जी, या क्या करते हैं, ये बात कुछ अरसा टाइम लगेगा, जी, उस पर अभी बहस की नहीं जा सकती है। जी बिल्कुल, अल्लाह करे कि सऊदी अरब वाले भी देखें कि अगर हम ज़्यादा ज़रूरी हैं उनकी हिफाजत के लिए तो फिर हमारा भी ख्याल करें ना। हम इस वक्त हम मुश्किल में, सऊदी अरब को चाहिए था कि हमें जो सैलाब आया है वो इस तरह कुछ कर देता कि लोग अशश करते कि सऊदी अरब के साथ हमारे, वो पहला काम यही करते कि यार आप तो डूब रहे हैं, हम करते हैं ये सारा, ये हमारे जिम्मे हो गया। ये प्रिंस से मेरी दरख्वास्त है एज ए ताजर नुमाइंदा कि प्रिंस साहब आपकी बड़ी मेहरबानी, अल्लाह आपको और माल दे, अल्लाह ने आपको सोने से भी माला माल किया और तेल से भी, और थोड़ा सा वो इधर खर्च कर दें, हमारे लोग बहाल हो जाएं। जी अच्छा, जो मईशत की बेहतरी है उसमें हमारे जो चैम्बर हैं उनका भी बड़ा अहम रोल होता है, उसको भी बेहतर करने की जरूरत नहीं? देखिए तभी बेहतरी हो सकती है, जो मैं बात कर रहा हूँ हमारे, देखिए वो घर नहीं चल सकता जिसकी आमदन हो ही नहीं, जी जी, और अखराजात इतने हों कि संभाले न जा सके। अब देखें स्टील मिल खसारे में, PIA खसारे में, रेलवे खसारे में, रेडियो पाकिस्तान खसारे में, टेलीविजन सब खसारे, और आमदन तो इस मुल्क की है कोई नहीं, और अखराजात हम करे जा रहे हैं। अखराजात पूरे कैसे करते हैं? हर साल हम बजट में बिजली का बिल बढ़ा दिया, फलानी चीज़ के रेट पे, पेट्रोल की रेट, वो पूरे करके हम अखराजात पूरे कर रहे हैं। हम अखराजात में कमी लाएं, अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाएं, और अब देखें ना किसान 62% पाकिस्तान पंजाब है, जी बिल्कुल, उसकी क्या हालत हो गई है। और भाई फौरी तौर पे किसान की मदद करें, उसकी अगली जो फसल है, जो गंदम की फसल वो बोएगा, उसके लिए उसकी मदद करें, उसको बीज दें, उसको खाद दें, हर चीज मुफ्त दे दें, ये सारे अल्ले तल्ले खर्चे खत्म करके उनको दे दें तो बेहतरी आ सकती है। लेकिन हम बाहर देखते रहेंगे कि हमें कोई देगा तो देंगे, इस मुल्क में भी वसाइल मौजूद हैं, उनको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हमने ना अखराजात कम करने हैं ना हम पे बोझ कम होना है। जिस तरह आपने कहा कि मैं भी एक जिम्मेदार का बेटा हूं, ठीक है जी बिल्कुल, तो क्या आप समझते हैं कि जब गवर्नमेंट ने किसान से गंदम ली उसका रेट क्या था, अब हालिया जो देखे करंट उसका रेट है, अब सैलाब के बाद मजीद चीजों का रेट बढ़ रहा है, इस पे कंट्रोल करने की भी जरूरत है। कंट्रोल क्या करेंगे, इनसे क्या कंट्रोल, ज्यादा से ज्यादा DCO को ऑर्डर करेंगे, डंडा ले लो, जो हमारे सिविल सर्वेंट हैं वो हम पे डंडा चलाना शुरू कर देंगे। जो कायद-ए-आज़म ने फरमाया था कि आप पे खादिम होंगे, वो हम पे डंडा चलाते हैं, रोज 10-20 ताजरों को फलानों को पकड़ा होता है, ये है वो, ओ जी कभी डेंगी के नाम से, कभी इंक्रोचमेंट के नाम से, कभी फलाने नाम से। ओ भाई आओ इस मुल्क के स्टेक होल्डर्स के साथ बैठो, अच्छा रास्ता निकालो हर काम का, अच्छा रास्ता। अब देखें मैं ईमानदारी से बताऊं, पंजाब के अंदर इंक्रोचमेंट खत्म हुई है, सुने 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेरोजगार हो गए। सही कह रहे हैं। उन बेरोजगारों का कौन जिम्मेदार है? और भाई अगर आपने उधर से उनको हटाना था तो उनको जगह मुहैया करनी थी, बिल्कुल, उनको हट के खूबसूरत कोई जगह देते, मार्केट बना देते। आपने उनको उठा दिया, उनको बर्बाद कर दिया। अभी आज एक खातून की मुझे फोन आई है, लाहौर चैम्बर की मेंबर है, उसने कहा मैं लंडे की चीजें बेचती हूँ, अजमल साहब कोई हेल्प हो सकती है तो मेरी करें। यकीन करें मुझे इतना दुख हुआ है, कहती 35-40 हज़ार रुपए के लिए मैं लंडा ला के तो उसको सेट करके मैं बेचती हूँ। ये जब सूरत हाल हो चैम्बर की मेंबर की, तो इसका जिम्मेदार कौन होता है? वक्त का हाकिम होता है। वक्त का हाकिम सोचता है कि मैंने लोगों के लिए क्या। देखिए हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की जब हम मिसाल देते हैं तो उन्होंने पैबंद लगे कपड़े पहनकर 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत की है। ये तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम से बना। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, हम ऐसा कर सकते हैं, सिर्फ हमें नीयत को ठीक करके ना उस तरफ जाना है। जब तक ऐसा नहीं करेंगे ना कुछ ठीक नहीं हो सकता। हम जबानी कुछ नहीं होगा, तस्वीरों से कुछ नहीं होगा, करना पड़ेगा। जब काम आप करते हैं वो नजर आ जाता है। जी बिल्कुल। चौधरी साहब कि जो हुकूमत को चाहिए शाही जो खर्ची है उसको कम करे, और जिस तरह बलोच साहब ने एक बड़ी दर्दनाक कहानी सुनाई है कि जो आम लोग हैं उनके तो एक टाइम का खाना भी उनकी पहुंच से दूर है, तो इनको शाही खर्ची को खत्म करके अवाम में जाके उनके मसाइल को देखने की जरूरत नहीं है। असल बात यह है जी कि अवाम में वो लोग जाते हैं जिनको अवाम वोट देते हैं। जी मैं खुद इस इलेक्शन में अवामी मुंतखब MP भी हूँ। असल बात यह है कि हम सियासी लोग जो है ना, जब हम अवाम के पास जाते हैं, अवाम से वोट लेते हैं, फिर हम उस वोट के ज़रिए इक़्तिदार में जाते हैं, तो फिर हमें उनका एहसास होता है पीछे कि इन लोगों ने हमें
वोट दे के हमें मुंतखब करके हमें भेजा है असम्बलियों में, हमने उनका हर लिहाज से उनका ख्याल रखना है। जब हमें अवाम ने वोट न दिया हो और हमें फॉर्म 47 लेके हमें मुंतखब करके असम्बलियों में भेज दें तो उन लोगों को अवाम का कभी भी एहसास नहीं होता। ये मैं अपने तजर्बे की बुनियाद पर कह रहा हूँ। मैं यूनियन काउंसिल से ग्रास रूट लेवल से चेयरमैन यूनियन काउंसिल से आया था 2001 से, फिर 2004 में, फिर मैं देखता हूँ अब मसला सबसे यही बड़ा है कि जो लोग असम्बलियों में बैठे हुए हैं उनमें 90% लोग वो अवाम के मुंतखब नहीं हैं, उन्हें अवाम ने वोट नहीं दिया। तो अब वो उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन्हें पता है कि हमने फिर भी दोबारा अगर बनना है तो इसी तरीके से बनना है, तो आवाम के लिए क्या कर रहे हैं। अगर अवाम के अगर वो नुमाइंदे होते तो अब जो जिन हालात में ये पंजाब में ये हो रहा है, तो टेंट लगे हुए हैं, फोटो सेशन हो रहा है, वहाँ जाके देखें कि गाड़ियों में बैनर लगे हुए हैं, गाड़ियों पंप में खड़ी हैं, लेकिन कोई आदमी जो है ना उनका कोई हाल पूछने वाला नहीं है। तो आवाम के किस तरह बेहतरी आएगी, आप खुद ही समझें। अजमल बलोच साहब, जिस तरह सूरत हाल आप बता रहे हैं, इसका हल कैसे मुमकिन? क्या सियासी जमातों को एक जगह इकट्ठे होकर काम करने की जरूरत नहीं है? अगर ये हालत बढ़ी, क्राइम की रेशो बढ़ेगी, बहुत से मसाइल बढ़ेंगे। अगर आपने पंजाब में जाके लोगों के मसाइल हल नहीं किए तो वो लोग बड़े शहरों की तरफ आएंगे और मजीद क्राइम का रेशो बढ़ेगा। मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं, मैं ताजर नुमाइंदा हूँ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने दोस्तों को मिला के काम करना चाहे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। 2-3 हज़ार से ज्यादा राशन हम तकसीम कर चुके हैं जी, ऐसे हम बर्तन तकसीम कर चुके हैं, हमने चादरें दी हैं, कूलर्स दिए हैं। अभी मैंने वहाँ अलीपुर में पता किया है कि कोई ये मच्छरदानी कितने की मिलेगी, क्योंकि मैं एक जगह गया तो उन्होंने कहा हमें मच्छर, तो उसने कहा जी 800-900 पड़ी है यहाँ पे, तो इतने की हम दे देंगे। तो मैंने कहा भाई उनको कहो हम ले लेते हैं, हम ले लेते हैं जी जी। आज ही इंशाल्लाह हम वो लेके उधर ड्यूटी लगा देंगे कि उधर तकसीम करो। तो भाई अगर एक आदमी ऐसे कर सकता है तो हुकूमत ऐसे हजारों काम कर सकती है। कसम से हमारे MNAs MPs वहां नजर आने चाहिए थे जिस इलाके में, जब तक लोग वो अपने पांव पे खड़े न हो जाते जी जी, ये वापस ना आते। कोई इजलास की जरूरत नहीं हमें, असेंबली के इजलास जी जी बिल्कुल। इनका वहां इजलास होना चाहिए। 4 MPs होते हैं उस एरिया के, एक MNA होता है, उधर मौजूद रहते, बताते वजीर आजम साहब हमने ये काम किया है। तो ये क्यों नहीं होता? दुख होता है कसम खुदा की, बात करते हुए और सुनते हुए और देखते हुए। अच्छा, जगह इस्लामाबाद की अगर सूरत हाल की बात करें, ताजर बरादरी की बात करें, CDA की बात करें, तो उन्होंने काफी हद तक जो ऑपरेशन किए हैं उसके बारे में आप क्या कहते हैं? देखें, ऑपरेशन मैं सच बताऊं ना जी जी, हमें जरूरत कोई नहीं ऑपरेशन करने की। आप ताजरों की आवाज है। इंक्रोचमेंट के हवाले से इस्लामाबाद में मैंने कहा है कि भाई ताजरों के साथ हम मिलकर करेंगे। जी जी बिल्कुल। उनको साथ मिलाया, झगड़ा नहीं होने दिया है। और मैंने कहा है जो हमारी इंचार्ज हैं इनको कि आप जो लोग फुटपाथों से बेदखल हो रहे हैं, इनको ये जो आपके बाजार हैं इनमें जगह दें। जी बिल्कुल। कई जगह ये बाजार जो है कई लोगों ने आगे बेचे हुए हैं, ऐसे ऐसे लोगों ने अलाट कराए हुए हैं। लेकिन एक मैं जरूर बात करूंगा कि उन्होंने लोगों से वापस लिए हैं। अच्छा। जो बंदा खुद नहीं कर रहा था उसे वापस लेके उन गरीब लोगों को दे रही हैं। जी जी, ये एक बड़ी अचीवमेंट है, बड़ी अच्छी बात है। जिसने भी इनकी ड्यूटी लगाई है ना, जिसने भी बुलाया इनको, देखिए काम करना चाहिए तो एक बंदा भी कर सकता है। जी बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने हर उस बंदे से वापस ले लिया स्टॉल जो खुद नहीं कर रहा था, जिसने आगे बेचा हुआ था। और हकदारों को जो लाइन में लगे थे, जो फुटपाथ से उठे हैं, जो किसी जगह पे 4 पैसे कमा रहे थे, उनको वो अलाट कर रही हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के काम अगर हर अफसर करना शुरू कर दे तो बहुत सारी अच्छाई हो सकती है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत से ऐसे थे जिस तरह इन्होंने ऐलान किया था कि जो बड़े नाले हैं उनके इर्द गिर्द सोसाइटियों और घरों का कब्जा है, वो भी एक मसला है ना आने वाले टाइम में, क्योंकि ये जो कुदरती नाले थे उन पे कब्जा हो गया। तो इस ऑपरेशन को भी कर, क्योंकि आप जिस तरह कह रहे हैं ये बहुत अच्छी बात है। मैं कहता हूँ सबसे पहले ये काम करें, जितने हमारे कच्ची आबादियों में बैठे हैं इनके लिए घर बनाए। जी बिल्कुल। इनके लिए फ्लैट्स बनाए, इनको वहां शिफ्ट कर दें, सबको इनको खत्म कर दें। और भाई उनको अच्छी जगह रहने का भी हक पूरा हो जाएगा। हुकूमत का फर्ज है ना हर बंदे को छत देना। जी बिल्कुल। तो उनको दे दे और इस जगह को क्लियर कराए कि नालों पे लोगों ने जो कब्जे किए हुए हैं उनको खत्म कराएं, नालों को सफाई कराएं ताकि पानी आए। देखिए E11 में मेरे ख्याल में 2-3 घर गिर गए हैं। जी बिल्कुल। वहां पे नाले के ऊपर सड़क बनी हुई है। ऐसे वो जिम्मेदार कौन है भाई? ये किसने करना है? किसी का ध्यान इन चीजों को, इनको ठीक करने। अच्छा, एकदम से ऑर्डर आएगा बाद में, और चाहिए तो ये था कि जिस दिन वो बना रहे थे ना बनने देते। जिस दिन फ्लैट
जब वो बिल्डिंग बन जाती है बाद में कहते हैं जी इसको गिरा दो, इलीगल बनी हो। मैं कहता हूँ उस अफसर का सर फाड़ दो, उस अफसर को सारी उम्र जेल में रहना चाहिए जो ऑर्डर देता है कि बना लो, बाद में मैं ही कह दूंगा ये गलत बनी है। अजमल बलोच साहब, अगर हम बात करें सैदपुर विलेज की, वहां 15 से 20 साल लोग रहे हैं। ठीक है। जब बनाए गए, जो आप बात कर रहे हैं, उस वक्त वो अफसर उनसे मंथली लेते रहे और अभी तक लेते रहे, उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई की? मैं यही तो कह रहा हूं कि जिन लोगों ने नाजायज घर बनवाए, जगह दी है, चाहे वो रिटायर हो गए या मौजूद है, सबको पकड़ के जेल में जाना चाहिए और उस वक्त तक जेल में रहें जब तक वो जिनके घर गिराए गए हैं वो कहीं अपने बना न लें, वो उस वक्त तक जेल में रहे और इनके असासे काबू करके उनके घर बनाए जाएं। जिनका नुकसान, अगर ये ना करते ना तो उनका नुकसान ना होता, आज वो किसी और जगह पे बैठे होते। क्योंकि सीडीए के लोग, यकीन करें, मैं आंखों से देखता हूं, हम कह देना कि फलाना बंदा फलानी जगह यार बेसमेंट निकाल रहा है, उसको रोक लें, या वहां पे गलत काम कर रहा है, तो ये उधर जाते ही नहीं है। बिल्कुल, इन्होंने इन्होंने पैसे लिए होते हैं और कहते हैं जुमे की रात को कर लेना, इतवार तक उसको फाइनल कर लेना। अच्छा, फिर बाद में उसी को नोटिस भिजवा देंगे किसी दूसरे के जरिए, उस वक्त भी पैसे ले लेंगे और उस वक्त भी ले लेंगे। ये इन चीजों को रोकना हुकूमत वक्त का काम होता है, लेकिन जब अच्छे अफसरान नहीं होंगे बैठे हुए दफ्तरों में तो फिर इसी तरह के काम होते रहेंगे और हम दलदल में फंसते चले जाएंगे। एक दिन ऐसा होगा, हमारी हालत इस वक्त ये है, यकीन करें हम खाई के किनारे पे खड़े हैं, किसी दिन भी गिर सकते हैं। जी जी। चोई साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। जिस तरह हालिया इलेक्शन भी रावलपिंडी में हो रहे हैं, कैंट में, तो उस हवाले से आप क्या समझते हैं, किस तरह वहाँ पोजीशन है आपकी और ओवरऑल कैसे हैं? जी बिल्कुल जी, हमारी वार्ड नंबर 8 में ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। काजी हुसैन अहमद साहब थे, जी, उनकी डेथ की वजह से अब ये बाई इलेक्शन है। तो कल ही हमने अनाउंसमेंट किया है अपनी पार्टी की तरफ से। हमारे साबका जो वहाँ से उम्मीदवार थे मलक अब्दुल करीम साहब, उनको पार्टी की तरफ से नामज़द किया गया है। तो नून लीग की तरफ से काजी साहब के बेटे हैं अब्दुल समद साहब, उनको उन्होंने टिकट दिया है। तो लास्ट टाइम भी हमारा बड़ा करीब इलेक्शन था, वो 300-350 का फ़र्क था। तो मलक करीम साहब ने अच्छा इलेक्शन किया था। अब इंशाल्लाह हम तमाम जितने भी हमारे वहाँ के स्टेक होल्डर हैं, हमारी तंजीमें इंशाल्लाह भरपूर एफर्ट कर रही हैं और इंशाल्लाह हमारा बेहतरीन मुकाबला होगा और हमें पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह ताला इस वार्ड से हम कामयाब होंगे। चोई साहब, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ लाने का। अजमल बलोच साहब, आपको भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने। जी नाज़रीन, हमने बहुत से मौजू पे बात की और बात यही की कि हुकूमत वक्त को आम आदमी के लिए काम करना चाहिए और बहुत अशद ज़रूरत है। आज के प्रोग्राम से रिजवान भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।